बेसिक शिक्षा परिषद पाठ 9, पुस्तक का नाम है प्रज्ञा, कक्षा 8 के बच्चों के लिए। इस पाठ में हिंदी प्रेमी साइनी साकिनो और रत्नावली कौशिक की बातचीत है। जापान में 11 फरवरी सन 1924 ईस्वी को जन्मे साइनी साकिनो 36 वर्ष की उम्र में एक बार भारत जो आए थे तो यहीं पे होकर रह गए। आए तो गांधी जी के सेवाग्राम में थे, किंतु हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में थे। पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा कि फिर लौटने का उनका मन ही नहीं हुआ। खादी के अपनाई संपूर्ण चिंतन ही गांधीमय हो चला। आइए मिलते हैं महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के इस अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी साइनी साइकिनों से। प्रश्न है, भारत आने के पीछे क्या विशेष उद्देश्य था? तो उन्होंने कहा कि सन 1958 ईस्वी की बात है। मुझे फुजई गुरुजी से चर्चा में सेवाग्राम में आने का निमंत्रण मिला था। मैं सन 1931 ईस्वी से गांधी जी के सहयोगी वे थे, सेवाग्राम में ही रहते थे। यहीं पर एक पशु चिकित्सक की आवश्यकता थी। सोचा कुछ साल के लिए भारत चला जाता हूँ, और आज 45 वर्ष हो चले हैं। अब तो भारत ही मेरा घर है। बाद में फुजी गुरुजी ने ही मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन भेजा। शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ रहकर जीवन का अर्थ और सोच की मेरी धारा ही बदल गई। दूसरा प्रश्न उनसे पूछा कि हिंदी सीखने और पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। तब उन्होंने बताया कि अप्रैल सन 1959 ईस्वी में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने मुझसे कहा कि मैं सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करूं, और मैंने हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिया। उन दिनों सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर्य नायकम हुआ करते थे। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को मेरे पास भेजा। मुझ जैसे विदेशी को हिंदी सिखाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मुझे खराब उच्चारण के लिए बहुत डांट पड़ती थी। पर धीरे धीरे मैंने हिंदी बोलना और पढ़ना सीख लिया। मेरी पत्नी युकिको को, जिसे सेवाग्राम में सुजाता नाम दिया गया था, हिंदी सीखने के लिए वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में भेज दिया गया। 6 महीने तक हॉस्टल में रहकर हिंदी पढ़ती रही। शायद जापानियों में वही हिंदी के सर्वप्रथम छात्रा रही हैं। प्रश्न तीसरा है, सेवाग्राम में रहकर तो आप चरखा चलाना भी सीख गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि सेवाग्राम में गौशाला में इतना काम रहता था कि चरखे की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। आज मैं चरखे के महत्व को समझ सकता हूँ, बल्कि आज के युग में फिर से चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करता हूँ। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया कि गुरुदेव टैगोर का साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा। तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव के व्यक्तित्व और शांति निकेतन के परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उनकी तरफ आकर्षित हो गया और कहीं जाने का मेरा मन ही नहीं करता था। हिंदी भवन के सामने वाले छात्रावास में रहकर मैं केवल पढ़ता रहता था। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आज घड़ी की आवाज स्पष्ट सुन सकते थे। मैंने भी पवित्र भूमि शांति निकेतन को अपनी जीवन साधना का आधार बना लिया। समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर कैसे बना दिया, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की हो। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए, पर शांति निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। यहाँ की प्रकृति स्वयं यहाँ की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहेंगी। इसी भूमि में मुझे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महानुभावों की शिक्षा और प्रेरणा पाने का अवसर मिला। अगला प्रश्न उनसे जब पूछा गया कि बताइए कि आप कि हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, तब उन्होंने कहा सच तो ये है कि हिंदी की कृपा से मेरा जीवन चल पड़ा, वरना रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करना मुश्किल हो जाता। उन दिनों ग्वालियर में बिरला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई गई थी,
जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी। मुझे बुलाया गया और एक दुभाषीय के रूप में मैंने 400 रुपये में वहाँ काम करना शुरू किया। वहाँ 4 साल तक काम किया और हिंदी में बहुत से लेख और विभिन्न पत्र पत्रिकाएं भी मेरी प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न का उत्तर प्रश्न पूछा गया कि क्या जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता है? तब उन्होंने उसका उत्तर दिया कि दोनों का लोक साहित्य लगभग समान है। मणिपुर राजस्थान की लोक कथाएं जापान की लोक कथाएं जैसी हैं। इसका कारण है कि जापान की संस्कृति चीन और भारत की संस्कृति एक ही है। मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। हिंदी विश्व साहित्य की भाषा को मैं अपने जीवन पर्यंत उससे जुड़ा हूँ, यही मेरी कामना है। अगला प्रश्न, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? तब उन्होंने कहा, जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा का बहुत सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में BA और MA स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के लिए ये गौरव का विषय होना चाहिए। यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा का कोर्स था, लेकिन अब BA का कोर्स भी है। हर साल बहुत लोग BA की परीक्षा में बैठते हैं। मेरा यह मानना है कि भाषा देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है। जापानी भाषा में संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं। इन दिनों बांग्ला भाषा भी जापान में जोर पकड़ रही है, क्योंकि कलकत्ता एशिया का दरवाज़ा है। एक समय में सबसे ज़्यादा जापानी कलकत्ता में ही रहते थे, अब तो पूरे देश में बिखर गए। नेक्स्ट प्रश्न उनसे पूछा गया था कि जापान में और कौन विशिष्ट लोग हिंदी सेवा में रहते हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर तोपियो तनाका ने भीष्म साहनी की तमस का जापानी में अनुवाद किया। प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का जापानी में अनुवाद किया। इसके लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी। प्रोफेसर मोजोकामी हर साल हिंदी का एक नाटक तैयार करते हैं और उसका मंचन करने के लिए भारत आते हैं। प्रोफेसर साकाता ने भी हिंदी साहित्य पर बहुत बड़ा काम किया है। अगला प्रश्न, जब उनसे पूछा गया कि आपने भी तो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया है, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उसका जापानी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न उनसे पूछा गया, जब इसके अलावा आपने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं, तो उन्होंने कहा टैगोर और गांधी, एक तुलनात्मक अध्ययन, जापानी आत्मा की खोज, भारत में 40 साल, पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसी पुस्तकें लिखी हैं। अभी एक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हुई है। भारतवर्ष में 45 साल की मेरी हिंदी यात्रा है। प्रश्न, आज की नई पीढ़ी जो पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रही है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है। यह बड़े दुख की बात है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। अगला प्रश्न, लिखने पढ़ने के अतिरिक्त आपके और कौन कौन से शौक है? तो उन्होंने उत्तर में बताया, मुझे जापानी बगीचा लगाना बहुत अधिक पसंद है। जहाँ जाता हूँ फूल पत्ती और पेड़ों के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। जगह जगह पर पेड़ लगाता हूँ। कुछ लोग जापानी फूल लगाने की कला भी सीखने मुझसे आते हैं। अगला प्रश्न, अंत में कोई ऐसी बात जो आप अपने पाठकों को कहना चाहेंगे? तो उन्होंने अपने पाठकों के लिए यह बताया कि मुझे हमेशा इस बात का खेद रहता है कि जितना भारत माता का नमक खाया उतनी उसकी सेवा नहीं की। भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह से उन्होंने अपना कार्य जो है बहुत समय तक भारत में किया और भारत के सदैव ऋणी रहे हैं। धन्यवाद।